बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है फिजिबिलिटी स्टडी। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फिजिबिलिटी स्टडी जो है, फिजिबिलिटी स्टडी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट यानी फिजिबिलिटी स्टडी बनानी पड़ती है और उसकी अप्रूवल के बाद ही कोई प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में हम जो है क्या फिजिबिलिटी स्टडी में हम चेक करते हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, जो भी हम काम करने जा रहे हैं, वो क्या हमारे लिए सूटेबल है इन फ्यूचर या नहीं है। ठीक है, वो हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम जो है फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी जो है प्रोजेक्ट एनालिस्ट जो है उसका काम होता है, वो इसको बनाता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो उसमें यानी फिजिबिलिटी स्टडी में यही चीज़ चेक की जाती है कि प्रोजेक्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो इसको जब एक रिपोर्ट की सूरत में लाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूवल होने के बाद ही कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है। लेकिन फिजिबिलिटी स्टडी बनाने के लिए हमें बहुत सारे फेजेस से जो है वो गुजरना होता है। देयर आर डिफरेंट फेजेस टू प्रिपेयर द फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो फर्स्ट हम इसको डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप उसकी स्टेजेस या फेजेस पढ़ेंगे। तो सिंपली हम कह सकते हैं फिजिबिलिटी मींस वेदर द प्रोजेक्ट इज सूटेबल फॉर यू और नॉट। ठीक है, कि हम फिजिबिलिटी में क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। फिजिबिलिटी स्टडी इसलिए बनाई जाती है। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ वेदर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड इन अ स्पेसिफिक एरिया और नॉट। ठीक है, इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक एरिया के लिए जो है वो सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, वेदर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट शुड बी स्टार्टेड इन अ स्पेसिफिक एरिया, यानी इस एरिया के लिए हम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको भी कह सकते हैं। इट इज़ अ डिटेल प्रोसेस बाय विच इन्वॉल्व्स मैनी स्टेप्स इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट स्टेप है, जिसमें स्टेप्स आते हैं जिनमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो गेट करते हैं, हासिल करते हैं अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर इट इज़ एक्चुअली स्टार्टेड। यानी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम जो है इसकी एक डिटेल स्टडी, एक इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके लिए इकट्ठी करते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं जिसमें हमें पता चले कि ये हमारे लिए प्रोजेक्ट जो है वो सूटेबल है या नहीं है। तो जब हमारे लिए सूटेबल होता है तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, अदरवाइज हम उसको फिर रिजेक्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आएँ तो आप देखें, उसमें मैंने लिखा है वाई टू डू फिजिबिलिटी। हम फिजिबिलिटी करते क्यों हैं? तो फिजिबिलिटी हम क्यों करते हैं? बिकॉज इट प्रोवाइड क्वालिटी इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने कहा कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। तो जब आपके पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है तो उससे आपकी डिसीजन मेकिंग जो है, डिसीजन पावर जो है वो बढ़ जाती है, जिससे आप जो है कोई डिसीजन ले सकते हैं कि हमें जो है इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रोजेक्ट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। ये हमें क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर डिसीजन मेकिंग। दूसरा क्या है, हेल्प्स टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ठीक है, जब आप फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं उसके लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और आपको पता चल जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए इतना सूटेबल है, हमें इतना फ़ायदा दे रहा है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब आप उसका कर लेते हैं फिजिबिलिटी स्टडी में, तो जाहिर बात है फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है हम इन्वेस्टमेंट को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, यानी हम इन्वेस्ट कर देते हैं उसके लिए, प्रोजेक्ट को हम अप्रूव करके उसके लिए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो दूसरा इसका क्या है कि ये फिजिबिलिटी स्टडी हमें जो है इंक्रीज़ करती है हमारी इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। तीसरा, प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने कहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लेते हो तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को आप जो है एक डॉक्यूमेंटेशन की तरह उसकी एक फ़ाइल बना लेते हैं जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। तो ये हमें एक डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करता है फॉर द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है,
उसके बाद फिजिबिलिटी फेजेस ऑफ, ये ऑफ है, ठीक है, फिजिबिलिटी फेजेस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। असल बात ये आती है कि हम फिजिबिलिटी स्टडी बनाते कैसे हैं। तो इसके लिए डिफरेंट फेजेस हैं या डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेजेस कह सकते हैं, ठीक है। बिफोर चेकिंग द सुटेबिलिटी ऑफ एनी प्रोजेक्ट, यानी आप किसी भी प्रोजेक्ट की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए एनालिस्ट हैज़ टू पास थ्रू फॉलोइंग फेजेस। एनालिस्ट जो है वो मुख्तलिफ फेजेस से जो है गुजरता है। फर्स्ट फेज उसमें है आइडेंटिफाइबल स्टेज या आइडेंटिफाइबल फेज, दूसरा है प्री सिलेक्शन फेज, तीसरी है एनालिसिस फेज और चौथी है हमारे पास एवलुएशन फेज। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाइबल फेज। आइडेंटिफाइबल फेज में क्या होता है? आइडेंटिफाइबल फेज में हमारे पास हम इसको प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी प्रोजेक्ट इज आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स, यानी उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसकी बेसिस पे हम अपने प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उस सिंपल वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं कि जो है हम इसमें इकट्ठी करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं डिफरेंट लोगों से, ताकि फिर उसमें देख सकें हम कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया लोगों से, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइडेंटिफाइबल स्टेज में क्या होता है, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं लोगों से कि हमारा जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या फिजिबल है, सूटेबल है या नहीं है। तो हम जब इसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं तो हमारे पास मेन सोर्सेज जो हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक तो हमारे पास एम्प्लॉयज़ जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं, चूँकि एम्प्लॉयज़ जो है वो लॉन्ग टाइम पीरियड से काम कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उनको एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि जो हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कितना हमारे लिए सूटेबल हो सकता है। तो एक तो हम एम्प्लॉयज़ से जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो चूँकि वो लॉन्ग बेस जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, तो उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है टू स्टडी द सुटेबिलिटी ऑफ एनी न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, इन द सेम इंडस्ट्री। यानी एक हमारे पास सोर्स हो गई एम्प्लॉयज़ की कि उनसे हम डेटा गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसको हम इंफॉर्मेशन की सूरत में अपने पास इकट्ठा कर लेते हैं। दूसरा हमारे पास कस्टमर्स जो हैं वो हमारे पास बेस्ट सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करने की। तो जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं तो उसमें हम स्टार्ट करने से पहले जो है कस्टमर से अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछते हैं कि इसकी क्या वो है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज स्टार्टेड फॉर कस्टमर, चूँकि प्रोजेक्ट जो है हमेशा स्टार्ट किए जाते हैं कस्टमर्स के लिए। दस प्रोजेक्ट्स शुड बी highlighted on the basis of customer preferences, purchasing power, willingness to buy and ठीक है। तो यानी चूँकि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट होते हैं तो उनको उनके अल्टीमेट जो है वो यूज़ करने वाले लोग कौन होते हैं? कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो उनकी हमने परचेजिंग पावर देखनी होती है, विलिंगनेस टू बाय द प्रोडक्ट्स उसमें विलिंगनेस देखनी होती है, परचेजिंग पावर देखनी होती है, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम उनका देखना होता है और उनकी प्रेफरेंसेस देखनी होती हैं कि इस प्रोजेक्ट में या इस प्रोडक्ट जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो उसके बारे में जो है कस्टमर्स का फीडबैक क्या है। तो इनसे हम फर्स्ट स्टेज में आइडेंटिफाइबल फेज में हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं अपने प्रोजेक्ट की और उस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स कि वो हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट करते हैं या नहीं करते। क्या इंफॉर्मेशन गैदर करने का मकसद क्या है? ये जो आपने एम्प्लॉयज़ और कस्टमर से जो इंफॉर्मेशन इकट्ठी की वो आपके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को मीट करते हैं या नहीं करते। तो फर्स्ट स्टेज में आपने सारी आइडेंटिफाइबल फेज में गैदर कर दी इंफॉर्मेशन। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है प्री सिलेक्शन फेज। प्री सिलेक्शन, अब देखें जैसे नाम से ज़ाहिर प्री का मतलब पहले से आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी सिलेक्शन से पहले का काम, उसको हम बोलते हैं प्री सिलेक्शन फेज। ठीक है, इन दिस फेज स्कोप ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी इज डिटरमिन्ड। हम इसमें जो है स्कोप ऑफ स्टडी या एरिया ऑफ स्टडी जो है वो डिटरमिन करते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट है उसका एरिया ऑफ स्टडी या स्कोप ऑफ स्टडी क्या है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, उसको हम डिटरमिन करते हैं।
अब हमारे पास यानी प्री सिलेक्शन फेज में जो मेन कंटेंट्स है, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों का ख्याल देखते हैं, किन किन चीज़ों को देखते हैं, तो वो हमारे पास मेन कंटेंट्स जो हैं उनको ध्यान में नोट कर लें कि प्री सिलेक्शन स्टेज में हमारे पास जो कंटेंट्स, मेन कंटेंट्स हैं जिनको हम देखते हैं वो ये हैं। फर्स्ट है हमारे पास ट्रेंड्स एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट जो हम या प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसका डिमांड या उसकी ट्रेंड क्या है, ठीक है। दूसरा हम क्या इसमें स्टडी करते हैं, टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या है, ठीक है। हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, उसका मुतबादिल टेक्नोलॉजी कौन सी है, यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी कौन सी है। तीसरा हमारे पास एस्टिमेटेड अवेलेबल कैपिटल, यानी हमारे पास कितना कैपिटल है जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है। इसको हम इस स्टेज में जो है वो डिटरमिन करते हैं। और चौथी चीज़ जो इसमें हम डिटरमिन करते हैं वो रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड, यानी हमें जो है रिटर्न कितना आएगा इस प्रोजेक्ट से, इस चीज़ को भी हम प्री सिलेक्शन फेज में जो है वो डिटरमिन करते हैं, ठीक है। तो इस प्री सिलेक्शन फेज के कंटेंट्स कौन कौन से हो गए। फर्स्ट है आपके पास ट्रेंड एंड डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड है टेक्नोलॉजी ऑफ अल्टरनेटिव्स, थर्ड है हमारे पास अवेलेबल कैपिटल, ठीक है, और फोर्थ है हमारे पास रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड। हम यानी एस्टिमेट ये भी करते हैं कि हमें कितना रिटर्न आएगा इस प्रोजेक्ट से। तो ये मेन आपके पास कंटेंट्स हैं प्री सिलेक्शन फेज के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनालिसिस फेज। एनालिसिस मींस किसी भी चीज़ का तज्जिया करना, ठीक है। तो हम इस स्टेज में डिफरेंट सब फेजेस जो है इससे भी पास होंगे यानी गुजरेंगे। एनालिसिस फेज मींस वेरियस टाइप्स ऑफ एनालिसिस आर मेड, इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस करते हैं और उसमें हम सबसे पहले मार्केट एनालिसिस करते हैं, फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, फिर फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं, फिर सोशल एनालिसिस करते हैं और फिर इकोनॉमिकल एनालिसिस करते हैं। अब फर्स्ट इसमें एनालिसिस फेज में फर्स्ट हमारे पास जो फेज है वो है हमारे पास मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इन द मार्केट एनालिसिस एनालिस्ट डिटरमिन द स्कोप ऑफ मार्केट फॉर द प्रोजेक्ट, यानी हम जिस मार्केट के लिए प्रोजेक्ट ला रहे होते हैं क्या वो उस मार्केट के लिए जो है प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है वो सूटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऐसे एरिया में जहाँ पे मुसलमान लोग रहते हैं और वहाँ पे आप एक यानी आप वाइन का कारोबार शुरू कर देते हैं, ठीक है, या आप स्कर्ट्स का कारोबार, स्कर्ट्स चूँकि पाकिस्तान में मना है, इस्लाम में फॉरबिडन है, उसको वो नहीं इस्तेमाल करते। अगर आप इसका स्टार्ट कर लेते हैं कारोबार तो ये आपका यानी प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल नहीं होगा, सूटेबल नहीं होगा। तो यानी इसमें हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, यानी इस एनालिसिस में हम क्या चेक करते हैं, टू डिटरमिन द स्कोप ऑफ मार्केट फॉर द प्रोजेक्ट, कि हम उस एरिया को सजेस्ट करते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो उस एरिया के लिए सूटेबल है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप किसी विलेज में कोई फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आप जो है फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहते हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे लोगों का लेवल ऑफ इनकम बहुत लो है, ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इस तरह का है कि वो फास्ट फूड जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, वो घरों में ज़्यादातर खाते हैं। और आप किसी विलेज में जैसे फास्ट फूड रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं तो वो आपका जो है वो फिजिबल सूटेबल नहीं होगा। तो इसमें हम मार्केट एनालिसिस में ये चीज़ चेक करते हैं। दूसरा हमारे पास इसमें स्टेप है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्नोलॉजी अवेलेबल हमारे पास, यानी टेक्नोलॉजी टू बी यूज इन द प्रोजेक्ट इज एनालाइज्ड, यानी हम इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। यानी इस फेज के जो मेन कंटेंट्स हैं उसमें हम क्या चेक करेंगे कि हमारे पास अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अवेलेबल ऑफ द टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा इसमें हम ये चेक करते हैं एक्सपर्ट्स दैट कैन अप्लाई और हैंडल द टेक्नोलॉजी, द न्यू टेक्नोलॉजी, यानी हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी तो हमारे पास मौजूद है लेकिन एक्सपर्ट्स भी मौजूद होने चाहिए जो हमारी टेक्नोलॉजी को जो है वो अप्लाई या चला सकें, उसको उस पर ऑपरेट कर सकें। थर्ड हमारे पास इस स्टेज में जो है कंटेंट आ जाता है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आ जाता है, यानी आपके पास इतनी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है अगर
तो उसमें आपने ये चीज़ भी देखनी है, उसके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करने हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एक अलग टॉपिक है, यानी कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करना, कि यानी आपकी टेक्नोलॉजी पे खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाए और उसके फ़वाइद उसके बदले में बहुत कम हो, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास सूटेबल नहीं है। हाँ, जिस चीज़ पे खर्चा आए और उसके बेनिफिट उससे ज़्यादा हमें मिले, यानी कास्ट कम हो और उसके मुकाबले में हमें बेनिफिट ज़्यादा हो, तो फिर हम कहते हैं कि कास्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो यानी उसमें फिर हम कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करते हैं न्यू टेक्नोलॉजी का। ठीक है, कि हमें जो हमारा जितना खर्च आ रहा है इस टेक्नोलॉजी पे, उससे बेनिफिट उससे ज़्यादा आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो ये भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस में इसको भी चेक करते हैं। थर्ड हमारे पास एनालिसिस यानी फेज में है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है? फाइनेंशियल माली एनालिसिस, यानी हम हाउ टू अरेंज द फंड्स, हाउ टू अरेंज द फंड्स और हाउ टू रेज द फंड्स, यानी हमने कहाँ से पैसे लाने होंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, कहाँ से। अच्छा, बेसिकली हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स जो हैं, बिजनेस फाइनेंस में हमने पहले पढ़ा था इसको, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, जहाँ से हम फंड्स रेजिंग करते हैं अपने बिजनेस के लिए। तो इंटरनल सोर्स तो हमारे पास जो है वो रिटेन्ड अर्निंग का पैसा होता है, जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग पड़ी होती है, या फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन, इनकम फ्रॉम डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये हमारे पास 2 हेड्स हैं अंडर द इंटरनल सोर्स। दूसरे पास हमारे पास होते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल सोर्सेज हमारे क्या हैं? फंड्स रेजिंग के लिए, यानी आप बैंक लोन ले सकते हैं या फिर अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के आप शेयर्स या बॉन्ड्स फ्लोट कर सकते हैं, ये हमारे जो हैं एक्सटर्नल सोर्स में आ जाते हैं। तो यानी इस फाइनेंशियल स्टेज में हमने इस चीज़ को जो है आइडेंटिफाई या डिटरमिन करना होता है कि हमने जो है पैसा कहाँ से रेज करना है, ठीक है, और कौन सी सोर्स जो है उसके लिए हमने यूज़ करनी है। ठीक है, इस चीज़ को हमने डिटरमिन करना होता है फाइनेंशियल एनालिसिस में। फोर्थ है हमारे पास, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो सोशल एनालिसिस आ जाता है, यानी हम जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट है वो आप बनाने जा रहे हैं, तो उसका जो है वो सोशल इम्पैक्ट क्या पड़ता है कम्युनिटी पर। ठीक है, यानी उसका सोशल इम्पैक्ट क्या, सोशल इम्पैक्ट उसका पॉजिटिव पड़ रहा है कम्युनिटी पर या नेगेटिव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसको भी हम सोशल एनालिसिस में चेक करते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी इज टू प्रिडिक्ट सोसाइटी। ठीक है, यानी सोसाइटी को प्रिडिक्ट करना ये भी एक फिजिबिलिटी स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट जो है वो साइड है। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट शुड आल्सो बी सोशली फिजिबल, यानी हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सोशली फिजिबल भी हो, यानी उसका इम्पैक्ट जो है वो सोशली जो कम्युनिटी पर हो वो पॉजिटिव हो। ठीक है, नेगेटिव ना हो। तो सोशल फिजिबिलिटी यानी सोशल एनालिसिस में हम ये चेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिकल एनालिसिस, यानी इसके अंदर एनालिसिस फेज के अंदर लास्ट जो हमारे पास हेडिंग आती है वो इकोनॉमिक एनालिसिस की आती है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस में हम किन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट एनालिस्ट है वो इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या चीज़ जो है वो एनालिसिस करता है, किस चीज़ की, यानी इसके इकोनॉमिक एनालिसिस के जो मेन कंटेंट्स हैं वो हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है हमारे पास व्हाट आर द चांसेस एंड डिग्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यानी हमारे पास इस प्रोजेक्ट से कितने हम जो है एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार मुहैया कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, हम जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं इससे हम कितने लोगों को रोज़गार मुहैया कर सकते हैं। हाउ मच फॉरेन एक्सचेंज इट विल जनरेट, यानी ये फॉरेन करेंसी जो है इससे मुल्क में कितनी आ सकती है, यानी बाहर से पैसा कितना इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमारे पास आ सकता है। या फिर आप थर्ड इसमें इसका कंटेंट कर सकते हैं व्हाट विल बी इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी की तरफ जो है इसकी कंट्रीब्यूशन, यानी हमारी जीडीपी है, कंट्री की जो जीडीपी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी तरफ जो है कंट्रीब्यूशन कितनी है इस प्रोजेक्ट की, ये भी इसका कंटेंट हो सकता है। ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी क्या होती है,
ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, यानी हमारे पास जितनी भी सर्विसेज या हमारे पास गुड्स प्रोड्यूस होते हैं एक साल के अंदर, उसको हम जीडीपी बोलते हैं। तो जीडीपी के अंदर हमारे प्रोजेक्ट की जो है कंट्रीब्यूशन कितनी हो सकती है, ये भी हम इसमें चेक करते हैं। और दूसरा इसमें ये भी चेक किया जाता है इकोनॉमिक एनालिसिस में, अप टू विच लेवल द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी रेज्ड, यानी हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का इससे जो है कितने हद तक जो है वो ऊपर जा सकता है। इस चीज़ को भी अपने प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट में डालते हैं इन इकोनॉमिक एनालिसिस में, ठीक है। तो जब हम ये एनालिसिस कर लेते हैं, यानी हम आइडेंटिफाइबल फेज कर लेते हैं, प्री सिलेक्शन फेज कर लेते हैं, और एनालिसिस फेज में हम डिफरेंट जो है मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, सोशल एनालिसिस और इकोनॉमिक एनालिसिस करने के बाद नेक्स्ट हम पहुंचते हैं एवोल्यूशन फेज पर। एवोल्यूशन मींस जायज़ा लेना, ठीक है। यानी अब आपने 3 स्टेजेस डिटेल से पढ़ ली, और डिटेल में जो है एनालिस्ट इसको, यानी आपने इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर उसके बाद प्री सिलेक्शन आपने जो है सारा तखमीना लगाया, अंदाज़ा लगाया, फिर उसके बाद आपने सारे एनालिसिस किए। तो लास्ट में आती है एवोल्यूशन स्टेज। यानी एवोल्यूशन स्टेज क्या होती है, ऑन द बेसिस ऑफ अबाव एनालिसिस, यानी जो ऊपर के 3 फेजेस, 3 मेन जो आपने हेडिंग्स पढ़ी हैं, आइडेंटिफाइबल स्टेज, प्री सिलेक्शन स्टेज और एनालिसिस फेज, उन 3 एनालिसिस को ऑन द बेसिस ऑफ अबाव एनालिसिस एनालिस्ट एवोलुएट द प्रोजेक्ट and the final decision regarding acceptance or rejection of project is made। आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन की सूरत में इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, जिसमें तमाम लोगों की और आपकी तमाम एनालिसिस भी उसमें आपके पास आ जाते हैं। तो एवोल्यूशन स्टेज में फैसला लेना होता है कि हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें या ना करें, यानी इसकी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन जो है एवोल्यूशन फेज में की जाती है। यानी अगर आप समझते हैं कि हमारा जो है, हमने जो फिजिबिलिटी स्टडी की है, तो उसके मुताबिक हम सुटेबल पोजीशन है हमारे पास, हमारे प्रोजेक्ट की सुटेबिलिटी पोजीशन है, तो फिर हम जो है क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं अगर उसके जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को मीट नहीं कर रहे होते। जो हमारे पास फिजिबिलिटी रिपोर्ट में जितनी भी हमने डिटरमिन की है या आइडेंटिफाई किया चीज़ों को, तो उसमें अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो मीट नहीं कर रहा होता गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स को, तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं अपने प्रोजेक्ट को। और अगर हमारे गोल्स या ऑब्जेक्टिव को वो मीट कर रहा होता है, ठीक है, फिजिबिलिटी स्टडी, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रूव कर लेते हैं, उसको साइन कर देते हैं, ठीक है, साइन कर लेते हैं और अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें इन स्टेजेस से जो है गुजर के और फिर जो है हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का जो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े ठेके होते हैं, या मकसद है कि जैसे हमारा कॉलेज बन रहा है, तो इसकी पहले जो है एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनती है। जब वो अप्रूव होती है तो उसके बाद जो है काम स्टार्ट होती है। तो उसको अप्रूव करने से पहले जो है ये तमाम जो है फेजेस पे काम किया जाता है, उसके बाद जो है उसकी अप्रूवल या रिजेक्शन की जाती है, ठीक है। तो ये हमने फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको साथ साथ, अच्छा, इसका मैंने आपको यहाँ पे डिटेल चूँकि स्लाइड्स में नहीं दे सकते, अगर जब मैं इसका लेक्चर अपलोड करूँगा तो इसके साथ जो हैंड आउट मेरे पास हैं, तो उसको भी मैं जो है साथ आपको शेयर कर दूँगा, तो वो भी आप साथ देखेंगे, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।